चले जी, लास्ट क्लास में हमने पर्सनल सर्विस कंपनी वाला कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लिया था। चलें जी, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। बेसिकली एक स्लाइड सी आप कह सकते हैं कि वर्किंग है, जो कि पेपर में कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है। मतलब ट्रेडिंग इनकम का पार्ट ही समझ लें कि जो ट्रेडिंग इनकम के साथ ही हम इसको कंसिडर कर रहे होते हैं। एक स्लाइड सी वर्किंग है जो कि ट्रेडिंग इनकम के साथ ही हम पढ़ रहे होते हैं, उसी के साथ हम कंसिडर कर रहे होते हैं, और पेपर में ये स्लाइड सी वर्किंग जो है ना वो पूछ रहा होता है। बेसिकली इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि मैंने एक एम्प्लॉय रखा है जिससे हम सैलरी पे कर रहे हैं £75,000 की। सही भाई, मैंने एक एम्प्लॉय हायर किया और मैं उस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी पे कर रहा हूं? मैं उस एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहा हूं £75,000। और इस वक्त जो कॉरपोरेशन टैक्स है दैट इज एट 19%। और मैं कहता हूं कि जी वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल एम्प्लॉयर को कितने का पड़ेगा। तो देखें, एक चीज हम ये कंसिडर करते हैं कि जब भी मैं कोई एक्सपेंस करता हूं ना, तो वो एक्सपेंस मेरी कॉस्ट तो बढ़ाता है, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये बात भी याद रखनी है कि उस एक्सपेंस की वजह से हमारा टैक्स सेव्ड हो रहा होता है। सही ना? उस एक्सपेंस की वजह से हमारा क्या सेव्ड हो रहा होगा? हमारा टैक्स सेव्ड हो रहा होगा। तो इसका मतलब है कि पर्टिकुलरली हम टैक्स सेव्ड को भी फोकस करके चल रहे होते हैं कि भाई हमने अगर कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट में उस टैक्स सेव्ड का भी इंपैक्ट होता है। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा हूं ना 75,000 की, तो याद रखें कि मैं इसे अपने पास एज अ सैलरी एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा, और इस सैलरी एक्सपेंस पर मुझे क्या होगा? टैक्स सेव्ड। और टैक्स सेव्ड कितने परसेंट से हो जाएगा? 19% से। उठाएं कैलकुलेटर। इसका मतलब है कि जो 75,000 मैंने पे किए हैं उस पर मुझे 19% का टैक्स सेव्ड होगा। जब 19% का टैक्स सेव्ड होगा तो बताएं टैक्स सेव्ड कितना आ जाएगा? 14,250 माइनस करके मेरे पास आएगी कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर की अमाउंट 60,750। तो देखें, जब हमें सवाल में ये कहा जाए ना कि आपने किसी भी चीज से रिलेटेड एम्प्लॉयर की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल एम्प्लॉयर को कितने का पड़ रहा है, तो याद रखें कि सैलरी इज बेसिकली द आउटफ्लो, जो आपका एक्सपेंस होता है। लेकिन कोई भी कंपनी जब एक पर्टिकुलर एक्सपेंस करती है तो उससे रिलेटेड वो टैक्स सेव्ड भी कैलकुलेट करती है कि इस खर्चा करने से मेरा टैक्स कितना बचेगा। तो ऑटोमेटिकली उस एक्सपेंस में से फिर टैक्स सेव्ड माइनस करके ये देखा जाता है कि असल में ऑर्गेनाइजेशन की जेब से कितने पैसे जा रहे हैं। भाई ऐसा ही होता है ना, F9 तो पढ़कर आए ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं कि जो पैसे आपको फ्यूचर टाइम में रिसीव्ड होने होते हैं वो आपका इनफ्लो होता है, लेकिन अगर आपका कोई आउटफ्लो भी बच जाता है तो उस आउटफ्लो के बच जाने को भी हम क्या मानते हैं? इनफ्लो मानते हैं। ऐसा ही है, उस आउटफ्लो के बच जाने को भी हम पर्टिकुलरली क्या मानेंगे? हम उस आउटफ्लो के बच जाने को भी हम पर्टिकुलरली इनफ्लो ही मानेंगे। तो मैंने कहा यार, अगर मैं उसे 75,000 रुपए पे करता हूं तो फ्यूचर टाइम में मुझे इस 75,000 का जो 19% टैक्स पे करना था वो नहीं पे करना पड़ेगा। मेरा 19% से टैक्स क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जो फ्यूचर कैश आउटफ्लो था ये अब नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि मैं उसे क्या कंसिडर करूंगा? मैं उसे इनफ्लो कंसिडर कर रहा हूं। तो इस वजह से हम उस टैक्स सेव्ड को कंसिडर करेंगे और माइनस करके हमारे पास फाइनल अमाउंट कैलकुलेट होगी, जिससे हम किसका नाम दे रहे होंगे? कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर का नाम जो है वो पर्टिकुलरली दे रहे होंगे। एक, क्या यहां पर बात क्लियर है? अब मैं अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन पर लेकर जाऊं, एक्सटेंडेड वर्जन का मतलब यह है कि अगर हम इसको सिर्फ ये कंसिडर करें कि सवाल में सेम रखूं, लेकिन अगर मैं सवाल सेम रखने पर इस सवाल को सॉल्व करने जाऊं तो देखें, इस चीज को हम ध्यान में रखें
कि जब एक एम्प्लॉयर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हायर करेगा, सुना गौर से, एक एम्प्लॉयर जब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हायर करेगा तो वो उसके अगेंस्ट में उसे क्या पे करेगा? सैलरी, प्लस उसके साथ साथ क्या पे करेगा? क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी। और ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि एनआईसी पे करना भी उसके ऊपर क्या है मेरे भाई? लाजिम है। इसका मतलब है कि एम्प्लॉयर जब भी किसी एम्प्लॉय को हायर करेगा तो वो उसके बिहाफ पर क्या पे कर रहा होगा मेरे भाई? वो उसके बिहाफ पे 2 अमाउंट्स पे कर रहा होगा। वो उसके बिहाफ पे सैलरी भी पे करेगा और एनआईसी भी पे करेगा, और ये दोनों ही अमाउंट्स उसके लिए क्या कंसिडर की जाएंगी? एज एन एक्सपेंस कंसिडर की जा रही होंगी। इसका मतलब है कि टैक्स सेव दोनों के ऊपर होगा। तो अगर मैं थोड़ा सा इस सवाल का एक एक्सटेंडेड वर्जन देख लूं तो मुझे पता चलेगा कि देखिए सिचुएशन ये होगी कि जब मैं कॉस्ट कैलकुलेट करने जाऊंगा तो मैं सबसे पहले एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा सैलरी को, दैट इज 75,000, प्लस उसके बिहाफ पे मुझे क्या पे करना पड़ेगा? क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी। जी भाई, क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी के रेट बताओ क्या थे? हाँ भाई लाशो, क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी के रेट बेड़े करके पाउंड 1 से 8840 पर जो है ना वो 0% था, और उससे एक्सेस पर कितना था? 13.8% था। इसका मतलब यह है कि मैं क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी जब निकालने जाऊंगा तो मैं करूंगा 75,000 माइनस 8840 इंटू 13.8%। जी भाई, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें जरा। $9130। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन को टोटल खर्चा कितने का पड़ जाएगा? 75,000 प्लस 9130 कितना? 84,130। और फिर इस 84,130 पर वो क्या क्लेम करेगा मेरे भाई? टैक्स सेव्ड क्लेम करेगा। तो मैंने कहा जी फिर इसमें वो कहेगा कि जी इस एक्सपेंसेस की बेसिस के ऊपर मेरा टैक्स सेव्ड हो जाएगा कितने से? 84,130 का कितना परसेंट? 19%। 15985 माइनस कर देंगे तो हम कहेंगे नेट टैक्स कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। जी भाई माइनस करके बता दें। 68145। तो मैंने कहा जी ये हो जाएगा 68145। दैट विल बी कंसिडर्ड एज यू कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। ठीक है भाई, ये टोटल कॉस्ट है, और टोटल कॉस्ट में से जब हम टैक्स सेव्ड माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा? हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा नेट टैक्स कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, यानी कि टैक्स सेव्ड माइनस करने के बाद जो फाइनल वैल्यू उसके पास बचेगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर नेट टैक्स कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। तो इस चीज को ध्यान में रखें कि जब भी हम एम्प्लॉयर का या कॉर्पोरेशन का कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड करने जाते हैं ना, तो उस एक्सपेंस के अंदर हम अल्टीमेटली जो टैक्स सेव्ड होता है उसे जरूर इनकॉर्पोरेट करते हैं। सही ना? जो टैक्स सेव्ड होता है उसे हम पर्टिकुलरली जरूर जो है वो इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं। इस चीज को हमने ध्यान में रखना है। जी भाई, क्लियर है बात यहां तक? इसमें यहां तक किसी को कोई मसला? चलें जी। अच्छा, जरा इसके नीचे एक पॉइंट लिख लें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उस पॉइंट से रिलेटेड हेडिंग डाल दीजिएगा लीज चार्जेस। लीज चार्जेस।
car having a CO2 emission of 50 grams or less, cars having a CO2 emission of 50 grams or less, 50 grams or less, are considered as 100% deductible, considered as 100% deductible with respect to lease charges. 100% deductible with respect to lease charges. Full stop. If the CO2 emission of the car is 51 grams or more, then only 85% of the lease charges are deductible. ठीक है भाई। देखें, अगर एम्प्लॉयर ने कोई गाड़ी लेकर एम्प्लॉई को दी है तो देखें ये बात तो तयशुदा है ना कि आप इस चीज को ध्यान में रखें कि आप अंग्रेज की बात पढ़ रहे हैं। अंग्रेज कभी भी गाड़ी जो है ना कैश पे खरीद के नहीं देगा, उसके हिसाब से ये दुनिया का बदतरीन डिसीजन होगा। वो नॉर्मली चीजें किस पर परचेज करेंगे मेरे भाई? लीज पर परचेज करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लीज पर चीजें खरीदने में उनको आसानी है कि उन्हें एक साथ लमसम अमाउंट पे नहीं करनी पड़ती, वो पर्टिकुलरली छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में पर मंथ के हिसाब से या क्वार्टरली बेसिस के हिसाब से पे करते जाएंगे ना। वो तो अब हमारे मसाइल हैं कि हम फंसे में, आधे कह रहे हैं नहीं जी ठीक है ले लें अल्लाह खैर करेगा, आधे कह रहे हैं नहीं जी नहीं ले बिल्कुल भी सही नहीं है, तो वो एक अलग मसले मसाइल है। लेकिन पर्टिकुलरली होता ये है कि जो कंपनी होती है ना, जैसे हम एम्प्लॉयमेंट इनकम में कार बेनिफिट पढ़कर आए थे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गाड़ी दे रहा है फॉर पर्सनल यूज, तो इस चीज को जहन में रखें कि एम्प्लॉयर गाड़ी परचेज करके नहीं दे रहा होगा। एम्प्लॉयर ओरिजिनली गाड़ी किस पर ले रहा होगा? लीज के ऊपर ले रहा होगा, और लीज के ऊपर लेकर वो किसको दे देगा? एम्प्लॉय को दे देगा। इसका मतलब ये है कि हर महीने या मान लें एक पूरे टैक्स ईयर में हर साल उसकी जेब से एक लीज की अमाउंट क्या की जा रही होगी मेरे भाई? पे की जा रही होगी। अब पर्टिकुलरली हम ये मानकर चलते हैं कि जो लीज की अमाउंट हम पे कर रहे होंगे ना, दैट इंक्लूड्स टू अमाउंट्स। दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट जो गाड़ी की ओरिजिनल कीमत होगी, प्लस उसमें क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। अच्छा, ये बात तयशुदा है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है दैट अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज योर लायबिलिटी, और लायबिलिटी हमारे लिए डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं होता। सिर्फ कौन सा एक्सपेंस हमारे लिए डिडक्टेबल है? द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। उस लीज की अमाउंट में जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो हमारे लिए क्या कंसिडर की जाएगी मेरे भाई? डिडक्टेबल एक्सपेंस कंसिडर की जा रही होगी। हाँ, अलबत्ता ये बात मानकर चलेंगे कि पेपर के अंदर जब सवाल में लीज चार्जेस गिवन होंगे तो दैट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। वो लीज चार्जेस की जो अमाउंट होगी वो बाय डिफॉल्ट कौन सी अमाउंट मानी जाएगी? इंटरेस्ट की अमाउंट मानी जाएगी। फिलहाल उसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट शामिल नहीं होगी, सही ना? उसके अंदर पर्टिकुलरली प्रिंसिपल अमाउंट शामिल नहीं होगी, उसके अंदर हम पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की अमाउंट को कंसिडर कर रहे होंगे। नॉर्मली एग्जामिनर कभी कभार ये सवाल पूछता है कि जी मान लें एम्प्लॉयर एक कहानी सोच रहा है। अच्छा, इसमें मैंने पॉइंट में आपको लिखवा दिया कि अगर कार का CO2 इमिशन 50 ग्राम्स और उससे कम है तो एम्प्लॉयर के लिए लीज चार्जेस 100% डिडक्टेबल है, यानी कि वो पूरी की पूरी अमाउंट 100% अपने पास से क्या कर सकता है? माइनस कर सकता है। लेकिन अगर कार का CO2 इमिशन 51 ग्राम्स और उससे ज्यादा है
अगर कार का CO2 एमिशन 51 ग्राम्स और उससे ज्यादा है तो इन दैट पर्टिकुलर केस एम्प्लॉयर सिर्फ कितनी अमाउंट अपने पास से माइनस कर सकता है? 85% ऑफ द लीज चार्जेस कैन बी डिडक्टेबल। वो अपने पास से सिर्फ 85% की अमाउंट को एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर सकता है, पूरी 100% को एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि जब हम लीज चार्जेस माइनस करने जाएंगे तो हम इस चीज का ख्याल रखेंगे कि कार का CO2 एमिशन कितना है। कार के CO2 एमिशन के हिसाब से ये डिसीजन मेकिंग होगी कि भाई क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस चीज को हम जहन में रखेंगे। क्या ये बात क्लियर होती है यहां तक? अच्छा जी। अब एम्प्लॉयर एक पॉइंट पर आकर बैठकर ये सोच रहा है कि यार व्हाट आर द ऑप्शंस टू गिव द बेनिफिट टू द एम्प्लॉय। जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट पर आगे उसने कहा कि जी मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है कि मैं एम्प्लॉय को ना कार अलाउंस दे दूं। मैं एम्प्लॉय को क्या दे दूं मेरे भाई? मैं एम्प्लॉय को कार अलाउंस दे दूं। अच्छा, कार अलाउंस का मतलब है कि मैं ये अमाउंट उसे पे कर दूं इन कैश। ठीक है, मैं उसको बोलूं यार मैं गाड़ी शाड़ी नहीं दे रहा, मैं तुम्हें हर महीने ना एक कैश की अमाउंट देता रहूंगा, अब तुम उसको कार अलाउंस के तौर पर मानकर आगे चलते रहना, आगे बढ़ते रहना, उससे फिर हमारा कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगा। एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि मैं उसे क्या प्रोवाइड कर दूं? मैं उसे कार अलाउंस प्रोवाइड कर दूं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं उसे कार परचेज करके दे दूं, यानी कि एम्प्लॉयर गाड़ी खरीदेगा और एम्प्लॉयर गाड़ी खरीदने के बाद किसको दे देगा मेरे भाई? एम्प्लॉय को दे देगा। एम्प्लॉयर गाड़ी खरीद कर किसको दे देगा? एम्प्लॉय को दे देगा। अब देखिए दोनों इवेंट्स के ना कुछ टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, दोनों इवेंट्स के कुछ टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो ये कैश देता है तो इसके कुछ टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस होंगे किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए। और कुछ टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस होंगे किसके लिए? एम्प्लॉयर के लिए। सेम गोज हियर, अगर वो गाड़ी खरीद के देता है तो उसके कुछ टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस होंगे किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए, और कुछ होंगे एम्प्लॉयर के लिए। तो नॉर्मली वो सवाल में आपको ये ऑप्शन देता है कि भाई मुझे दोनों ऑप्शंस के ऊपर दोनों का टैक्स यानी कि एम्प्लॉय का एडिशनल टैक्स बता दो कि उसे एडिशनल टैक्स कितना देना पड़ेगा, और एम्प्लॉयर के लिए मुझे नेट टैक्स कॉस्ट कैलकुलेट करके बता दो। सिंपल सा क्वेश्चन, सादा सादा, और पूरा 20 नंबर का सवाल है इसके ऊपर भाई, पूरा 20 नंबर का सवाल। और वो सवाल क्या है, मतलब उसमें कुछ पार्ट थ्योरी भी है, ऑब्वियस सी बात है, पूरा 100% कैलकुलेशन नहीं होगी, कुछ पार्ट थ्योरी भी होगा, ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन वो सवाल में क्या आएगा कि जी फॉर एग्जांपल आपने दिया कार अलाउंस, अब एम्प्लॉय जो कार अलाउंस रिसीव कर रहा है, बताएं कि इसका टैक्स इफेक्ट एम्प्लॉय के ऊपर क्या पड़ेगा, उसे इस कार अलाउंस के ऊपर कितनी एडिशनल अमाउंट HMRC को पे करनी पड़ेगी, और एम्प्लॉयर के लिए नेट टैक्स कॉस्ट कितनी होगी, एम्प्लॉयर को क्या फायदा होगा, एक। और दूसरी चीज वो ये भी पूछ सकता है कि जी अच्छा मान लें कि एम्प्लॉयर ने कार लीज पर ली और लीज पर लेकर एम्प्लॉय को दे दी, तो बताएं एम्प्लॉयर के लिए क्या होगा, नेट टैक्स कॉस्ट, और एम्प्लॉय के लिए क्या होगा। तो ये दोनों चीजें फिर मुझे उसे कैलकुलेट करके बतानी होगी कि भाई दोनों चीजों के इवेंट पर क्या इफेक्ट आ रहे होंगे, क्या सिलसिला कार आ रहा होगा, ये दोनों चीजें फिर हम उसे कैलकुलेट करके बता रहे होंगे, हमें ये बात उसको कैलकुलेट करके बतानी होगी। अब वो किस तरीके से कैलकुलेट करके बताएंगे, जरा लिख लेंगे अपने पास एक आध सवाल। Mr. A is working in ABC Limited at a salary of pound 60,000, salary of pound 60,000, full stop. Company is considering to give the benefit to Mr. A under two different options.
under two different options. Option number one, car allowance of £35,000. Car allowance of £35,000. Or option number two, lease a car having a list price of £45,000, having a CO2 emission of 89 grams. Having a CO2 emission of 89 grams. Full stop. The car is a petrol car. And annual lease charges is pound 15,000. 15. Is pound 15,000. Full stop. Calculate the additional tax paid by employee and the net tax cost to the employer under both option 1 and option 2. ठीक है भाई. चले जी. अब अगर मैं आऊं ऑप्शन नंबर 1 पे, मैंने कहा जी ऑप्शन नंबर 1. जी सर, ऑप्शन नंबर 1 एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई उसे कार अलाउंस कितना मिला है? 35,000 का. ये कैश की शक्ल में है. इसका मतलब है कि ये उसका टैक्सेबल बेनिफिट होगा और इस टैक्सेबल बेनिफिट के ऊपर उसको क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा. कितना परसेंट? कितना? देखो ये कहानी मैं पहले भी सुनाकर आया हूं आपको एक टॉपिक में पीछे. टैक्स भी तो पे करेगा ना. टैक्स पे करेगा कितने परसेंट का? 40% का. क्यों? क्योंकि देखिए सवाल में सैलरी कितनी है? 60,000. इसका मतलब है कि पर्सनल अलाउंस इसने इस्तेमाल कर लिया होगा और साथ साथ पहला वाला स्लैब भी इसने इस्तेमाल कर लिया होगा. तो पर्सनल अलाउंस और पहला स्लैब ऑलरेडी कौन इस्तेमाल कर चुका है मेरे भाई? सैलरी इस्तेमाल कर चुकी है. तो इसका मतलब है कि जब ये कार अलाउंस मुझे मिलेगा तो ये कार अलाउंस उड़ के कूदी मार के कहां पर जाएगा मेरे भाई? ये जाएगा इन सेकंड स्लैब और इस पर टैक्स लगेगा कितने परसेंट का? 40% का. तो मैंने कहा कि जी उसको जो कार अलाउंस मिला है ना, दैट इज पाउंड 35,000. उस पर उसको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? 35,000 का कितना परसेंट? 40%. जी भाई, तो ये हो जाएगा 14,000.
और इसके ऊपर मजीद उसको एडिशनल क्या पे करना पड़ेगा, क्लास 1 एम्प्लॉय एनआईसी। जी भाई कितनी, क्लास 1 एम्प्लॉय एनआईसी कितनी भाई, कितनी? मैं आपको बता रहा हूं, ये रजिस्टर खोल लें, ये आखिर में ऐसा भहुआ निकलेगा ना अंदर से कि सोच है आपकी। एनआईसी कितनी जाएगी, 2% की, क्योंकि क्लास 1 एम्प्लॉय के जो रेट्स थे वो बेसिकली थे £1 से लेकर 9568 तक 0%, फिर 9569 से लेकर 50270 तक थे वो 12%, और 50271 एंड अबव पर वो कितना था, 2%। अब जो पहले दो स्लैब हैं यानी कि टिल 50,270, वो पहले दो स्लैब तो कौन इस्तेमाल कर गया होगा, सैलरी इस्तेमाल कर गई होगी। इसका मतलब है कि अगर पहले दो स्लैब सैलरी इस्तेमाल कर गई है तो ये जो कार अलाउंस की अमाउंट है ये डायरेक्टली कूदी मार के कौन से स्लैब में जाएगी, तीसरे स्लैब में, और इस पर एनआईसी का रेट कितना % लग जाएगा मेरे भाई, 2% का। तो मैंने कहा जी इस पर एनआईसी का रेट लग जाएगा 35,000 का कितना %, 2%। तो ये आ गया 35,000 का 2% कितना, 700। तो मैंने कहा जी एडिशनल टैक्स जो उसे पे करना पड़ेगा वो 14,700 है। सुनना भी बात गौर से, वो कितना है, 14,700। अगर इनकेस उसका मूड और बना तो वो आपसे पूछ सकता है कि भाई इस बेनिफिट का टेक होम अमाउंट क्या हो सकता है। तो मैंने कहा जी इस बेनिफिट का टेक होम अमाउंट कुछ यूं निकल जाएगा, उसको कार अलाउंस कितने का मिला था, मैंने कहा जी कार अलाउंस मिला था 35,000 का, और उसमें से उसने टैक्स और एनआईसी कितने का पे कर दिया, 14,700 का। तो उसकी टेक होम अमाउंट कितनी हो गई, कितनी बनी, 20,300। दोनों चीजें पूछ सकता है। फिलहाल मैंने सवाल की रिक्वायरमेंट में ये बोला था तो हम सवाल को यहीं तक करेंगे, लेकिन मैंने कहा कि अगर इनकेस उसने सवाल में रिक्वायरमेंट दे दी टेक होम अमाउंट तो ये कैलकुलेशन हो सकती है। अब मेरी बात गौर से सुनना, लॉजिकली समझना। टेक होम अमाउंट सिर्फ कार अलाउंस वाले हिस्से में एम्प्लॉय के लिए कैलकुलेट हो सकती है, क्योंकि देखिए टेक होम अमाउंट के लिए जरूरी यह है कि उस चीज के अंदर कैश शामिल हो। दूसरे वाले ऑप्शन में ना कैश नहीं मिल रहा, दूसरे वाले ऑप्शन में क्या मिल रही है, गाड़ी मिल रही है, तो उसमें तो टेक होम अमाउंट का कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता। टेक होम अमाउंट का कॉन्सेप्ट सिर्फ किस में हो सकता है, जिसमें आपको क्या रिसीव्ड हो रहा होगा मेरे भाई, कैश की अमाउंट रिसीव्ड हो रही होगी। तो कार अलाउंस में आपको कैश की अमाउंट रिसीव्ड हो रही है, और जो रिसीव कर रहा है उसके लिए टेक होम अमाउंट होगी ना। पे करने वाले के लिए तो वो वैसी एक्सपेंस है, पे करने वाले के लिए तो वो टेक होम अमाउंट हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये है कि अगर इनकेस एग्जामिनर ने किसी पॉइंट पर आकर तुमसे टेक होम अमाउंट के बारे में पूछा तो वो टेक होम अमाउंट के बारे में क्या पूछेगा, वो यही बोलेगा कि भाई मुझे टेक होम अमाउंट कैलकुलेट करके बताओ। तो वो सिर्फ और सिर्फ कैश बेनिफिट में कैलकुलेट होगा, और सिर्फ किसके लिए कैलकुलेट होगा, एम्प्लॉय के लिए कैलकुलेट होगा, वो एम्प्लॉयर के लिए कैलकुलेट नहीं हो सकता। क्या यहां तक बात क्लियर होती है? अच्छा जी, फिर अगर मैं इससे आगे बढ़ूं तो अब मुझे कैलकुलेशन किसकी करनी है मेरे भाई, एम्प्लॉयर की। एम्प्लॉयर ने मुझे क्या दिया, कार अलाउंस कितना, 35,000। जी भाई, और उस पर क्या देगा, और उस पर क्या आएगा, एनआईसी, क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कैश बेनिफिट है और हमने पढ़ा था कि कैश बेनिफिट पर दोनों एनआईसीज निकलती है, क्लास 1 एम्प्लॉय और क्लास 1 एम्प्लॉयर। अब जाहिर सी बात है कि अगर उसने मुझे ये कैश बेनिफिट दिया है तो इस कैश बेनिफिट के ऊपर इसने एचएमआरसी को क्या पे करना होगा मेरे भाई, क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी। और क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी अब ये कितनी पे करेगा, 13.8, क्योंकि पहला वाला स्लैब ऑलरेडी सैलरी इस्तेमाल कर चुकी होगी। उठाएं कैलकुलेटर,
निकाले 35,000 का 13.8, 4830। तो इसका मतलब है कि उसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई मेरे भाई? टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 39,830। ठीक हो गया। लेकिन अब एक और मसला है, अब इस टोटल कॉस्ट को ले जाकर किस में रिकॉर्ड करेगा? इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस। और जब एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा तो इस एक्सपेंस के ऊपर उसको क्या होगा? टैक्स सेव्ड। दोनों ही एक्सपेंस हैं तो दोनों के ऊपर टैक्स सेव्ड होगा। और मैंने अभी आपको बता दिया कि कॉर्पोरेशन रेट जो इस वक्त है हमारे पास करंट टैक्स ईयर में, वो 19% है। तो इसका मतलब है कि उसका टैक्स सेव्ड कितना परसेंट हो जाएगा मेरे भाई? 19% का। तो मैंने कहा जी टोटल एक्सपेंस है 39,830, इसका एक्सपेंस हो जाएगा 19% का। निकाल ले जरा 19%। 7568 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी नेट टैक्स कॉस्ट 32,262, 32262। सिंपल और आसान। पहले ऐसे कॉपी करें, फिर मैं बताता हूं ऑप्शन नंबर 2 में क्या होगा। जी भाई जरा ऑप्शन नंबर 2 देख लें, फिर उसके बाद तसल्ली से कॉपी कर लीजिएगा। तो मैंने कहा जब हम एंट्री मारेंगे ना इन ऑप्शन नंबर 2, यार पानी वाली बोतल ला दें। ऑप्शन नंबर 2 में क्या था? पढ़ो जरा। गाड़ी दी है, ठीक है। अच्छा गाड़ी कितने की ली थी उसने? लिस्ट प्राइस क्या थी गाड़ी की? 45,000, ठीक है। और कौन सी गाड़ी थी? पेट्रोल कार थी, ठीक है। CO2 मिशन कितना था? 89 ग्राम्स था, ठीक हो गया। और लीज चार्जेस कितने थे? कितने? 15,000, ठीक हो गया। ठीक है भाई। तो अब अगर मैं पूरे साल का एडिशनल टैक्स एम्प्लॉय के लिए एडिशनल टैक्स निकालूं या एम्प्लॉयर के लिए नेट टैक्स कॉस्ट निकालूं, तो मैंने कहा जब एम्प्लॉय को ये गाड़ी मिलेगी, सर जब एम्प्लॉय को ये गाड़ी मिलेगी तो एम्प्लॉय के लिए क्या कैलकुलेट होगा? कार बेनिफिट। निकाल के बताओ कार बेनिफिट। लगाओ कैरी बैक रूल, लगाओ रजिस्टर के अंदर। देखो CO2 मिशन लिखवाए में सारे। $9450। क्योंकि एम्प्लॉय के लिए हमें कार बेनिफिट कैलकुलेट करना होगा, लेकिन पहले उसमें हमें निकालनी पड़ेगी CO2 मिशन परसेंटेज। तो CO2 इमिशन परसेंटेज क्या है? पेट्रोल कार 89 ग्राम्स में से पहले 55 ग्राम्स पर कितना है? 15%। 89 में से पहले 55 ग्राम्स पर है 15%। और एक्सेस कितने ग्राम्स है भाई? 34। और हमने क्या पढ़ा था कि एक्सेस जितने भी ग्राम्स होंगे हर 5 ग्राम्स के ऊपर 1% बढ़ती चली जाएगी। तो 34 को डिवाइड कर देंगे 5 से जी, तो ये 6 हो जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसमें हम हमेशा बैक राउंड ऑफ करते हैं। तो 6.8 को हम 6% कंसिडर करेंगे। दोनों को प्लस किया तो कितना परसेंट बनेगा? 21%। तो मैंने कहा जी कार बेनिफिट आ जाएगा कितना? 45,000 का 21%। $9,450। और इस पर टैक्स कितना देना पड़ेगा? 40%। मैंने कहा जी 9,450 पर आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा 40% का। तो 40% का टैक्स पे हो जाएगा कितना? 3,780। अच्छा व्हाट अबाउट NIC?
एनआईसी नहीं होगी, क्यों? या अल्लाह, नो एनआईसी। क्योंकि मेरे भाई ये कार बेनिफिट है, कार नॉन कैश टैक्सेबल बेनिफिट होता है, और नॉन कैश टैक्सेबल बेनिफिट पे कैलकुलेट होता था क्लास 1A, और क्लास 1A पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? एम्प्लॉयर की थी। इसका मतलब है कि कार बेनिफिट के ऊपर एम्प्लॉय की जेब से सिर्फ टैक्स जाएगा, कोई एनआईसी वगैरह पे ऑफ नहीं होगी। उसकी जेब से टैक्स जाएगा लेकिन कोई एनआईसी वगैरह पे ऑफ नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि उसके लिए जो एडिशनल टैक्स है ना, दैट इज 3780। उसके लिए एडिशनल टैक्स क्या है? 3780। एग्रीड? सही है। अब जरा सुनना, अब आओ एम्प्लॉयर के ऊपर, गौर से सुनना, तसल्ली के साथ, और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, छोटी छोटी बातों से जो है ना, पूरे सवाल में बिगाड़ पैदा हो जाएगा और आपको पेपर में माहौल बनता हुआ नजर आएगा। कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। जी मेरे भाई, अब मुझे बताएं एम्प्लॉयर की कॉस्ट क्या है? एम्प्लॉयर की जेब से पूरे साल में क्या जा रहा है? एक तो जा रहा है लीज चार्जेस, और ये मैंने अभी आपको सवाल के शुरू में बता दिया कि पेपर के अंदर लीज चार्जेस का मतलब है कि ये पूरा का पूरा डिडक्टेबल है, क्योंकि इसमें वो प्रिंसिपल अमाउंट को नहीं देगा, इसमें वो किसको दे रहा होगा? इंटरेस्ट की अमाउंट को कंसीडर कर रहा होगा। तो मैंने कहा जी लीज चार्जेस उसका एक एक्सपेंस है, कितना? 15,000। और वो क्या पे करेगा? कौन सी? क्लास 1A एनआईसी। बोर्ड पर देखेंगे, कैलकुलेटर हाथ में रखेंगे। किस पर? कार बेनिफिट की अमाउंट पर। क्लास 1A एनआईसी किस पर पे होगी? कार बेनिफिट की अमाउंट पर। कार बेनिफिट की अमाउंट कितनी थी? 9450। तो इस 9450 पर वो कितना पे करेगा? 13.8%। 1304। तो उसका टोटल खर्चा कितना हो गया? 16304। तो उसका टोटल खर्चा कितना हो गया? 16304। ये हमारी जेब से चला गया। अब सुनना मेरी बात, अब इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा? टैक्स सेव्ड। तसल्ली। हम इसमें से क्या माइनस करेंगे? टैक्स सेव्ड। कितना परसेंट? 19%। किसका 19%? 15,000 का, 1304 का, या दोनों का टोटल का? तो मैं कुछ यूं कहूंगा कि यार देखो 1304 का तो 19% आ जाएगा, लेकिन जब लीज चार्जेस आएंगे ना, तो लीज चार्जेस के मैं लूंगा 15,000 का 85% का 19%। सही है? क्योंकि जो मैंने अभी पॉइंट लिखवाया था आपको कि जब कार का CO2 इमिशन 51 ग्राम्स और उससे ज्यादा होगा तो आपको कितनी अमाउंट माइनस करने की इजाजत है? 85%। बात सुनना मेरी, देखो जेब से 15,000 ही गए हैं तो इसलिए कॉस्ट में 15,000 ही लूंगा, लेकिन जब एक्सपेंस रिकॉर्ड करने जाऊंगा जिस पर मुझे टैक्स सेव चाहिए था, उसमें HMRC ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि सर देखें गए आपकी जेब से 15,000 है, ये आपका मसला है, लेकिन माइनस करने की इजाजत सिर्फ कितने परसेंट है? 85%। इसका मतलब है कि जो टैक्स सेव्ड होगा वो कितने परसेंट पर होगा? 85% के ऊपर टैक्स सेव्ड हो रहा होगा। इट मींस कि जब मैं 15,000 पर टैक्स सेव्ड लेने जाऊंगा तो मैं पूरे 15,000 पर टैक्स सेव्ड नहीं ले सकता, सिर्फ कितने परसेंट पे टैक्स सेव्ड ले सकता हूं? 85% के ऊपर टैक्स सेव लिया जा सकता है। तो 15,000 का 85% का 19%। वैल्यूज बता दें। पहला वाला 248, 2423 माइनस करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी नेट टैक्स कॉस्ट। सही भाई? अब आप इसे तसल्ली से आंखें खोल खोल के देख सकते हैं
और अगर कोई सवाल है तो पूछ ले वरना छाप ले। चले भाई, क्लियर है बात यहां तक? कोई मसाइल? तो सिंपल सी इस तरीके की कहानी वो आपसे पेपर में पूछ सकता है कि भाई आप एडिशनल टैक्स कैलकुलेट करके बता दें एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी तरीके से नेट टैक्स कॉस्ट कैलकुलेट करके बता दें विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयर। यहां तक तो कोई मसाइल नहीं है। एक छोटा सा सवाल और लिख लेंगे। Mr. A is currently employed Mr. A is currently employed in XYZ Limited at an annual salary of £80,000. At an annual salary of £80,000. Full stop. Company is providing him a car allowance of £50,000. 50. Company is providing him a car allowance of £50,000. 50. £50,000. Full stop. Calculate the additional tax to employee on the amount of car allowance. On the amount of car allowance. होगा भाई कैलकुलेट? जरा कैलकुलेट करें जी भाई। क्या आंसर आया सबका? 21,000, 21,000 की अमाउंट आ रही है। इसमें तो किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ कार अलाउंस के ऊपर एम्प्लॉय की एडिशनल टैक्स की अमाउंट निकालनी थी। कितनी अमाउंट थी? 50,000। तो इस 50,000 के ऊपर 40% का टैक्स देना पड़ेगा। दैट इज, और क्या पे करना पड़ेगा? एनआईसी कितनी? 50,000 का 2% कितना? 1,000। एग्रीड? और इसमें आएगा जी एडिशनल टैक्स ऑफ 12,570 का 40%। सही भाई, उठाएं कैलकुलेटर। 12,570 का 40% क्या आएगा? सॉरी 5028। तीनों को प्लस करूंगा तो मैं इसे नाम दूंगा एडिशनल टैक्स कॉस्ट। सर मसला ये था कि जब तक वो कार अलाउंस नहीं मिल रहा था तो उसकी इनकम 80,000 थी, पर्सनल अलाउंस पूरा मिलना था 12,570 का। लेकिन जब कार अलाउंस रिसीव्ड होगा तो वो इनकम 80,000 से बढ़कर 1,30,000 पर चली जाएगी, और जब 1,30,000 पर चली जाएगी तो पर्सनल अलाउंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो जो पर्सनल अलाउंस 12,570 का मिल रहा था वो कार अलाउंस की वजह से नहीं मिलेगा। तो उस 12,570 पर आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द कार अलाउंस। उसकी वजह क्या है? कार अलाउंस उसकी वजह है, इस वजह से वो यहां पर कंसिडर किया जाएगा। तो इस चीज का ख्याल भी रखेंगे कि अगर आपकी इनकम आने की वजह से आपका पर्सनल अलाउंस इफेक्ट हो रहा है तो वो जो पर्सनल अलाउंस के ऊपर भी जो एडिशनल टैक्स है वो भी उसके अंदर क्या किया जाएगा मेरे भाई?
वो भी उसके अंदर शामिल किया जा रहा होगा। ठीक हो गया भाई? क्लियर है ये बात? आगे बढ़े। अब मैंने अपने पास एक अकाउंटेंट को बुलाया और मैंने अकाउंटेंट को बुलाकर कहा कि यार देख भाई, मसला ये है कि वी नीड टू हायर एन एम्प्लॉय। सुनना मेरी बात। मैंने कहा जी मुझे एक अदद एम्प्लॉय की जरूरत है जो मुझे रखना है। उसने कहा जी अभी थोड़ी देर के लिए मान लो कि कॉरपोरेशन टैक्स गया भाड़ में, छोड़ दो अभी कॉरपोरेशन टैक्स को, टैक्स सेव्ड वगैरह की कहानी ये छोड़ दो, क्योंकि टैक्स सेव्ड वगैरह की कहानी जो है ना ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से है। जब कंपनी बहुत लॉन्ग टर्म पर सोचती है ना तो वो ये टैक्स सेव्ड की कहानियां लेकर आती है, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट स्केल पर ये टैक्स सेव्ड की कहानियां नहीं आती, क्योंकि कॉरपोरेशन की अगर आप बात करें तो वो तो टैक्स एडजस्ट ही हो रहे होते हैं उन बेचारों के, तो सही है ना, यानी कि वो उनको वापस तो रिसीव कुछ नहीं हो रहा होता, तो वो फ्यूचर टाइम में एडजस्ट हो रहे होते, तो वो उनके लिए एक बड़ी लंबी पखराट है। मैंने अकाउंटेंट को बोला यार फिलहाल टैक्स सेव्ड साइड में रखो, मैंने एक बंदा हायर करना है। मेरे पास उस बंदे को हायर करने की जो मैक्सिमम औकात है ना, मान लो वो 80,000 है। इसका मतलब ये है कि मैं जो मैक्सिमम कॉस्ट इनकर्ड कर सकता हूं दैट इज पाउंड 80,000। $80,000 टोटल कर सकता हूं मैं। तो मुझे यह बताओ कि मैं उसको सैलरी कितनी दूं? ये अब आपके मैथ्स का इम्तिहान है। दो चीजें हैं, एक एम्प्लॉयर को रखता हूं तो एक एम्प्लॉयर को रखने पर कितनी कॉस्ट पे करता हूं उसकी दो, एक उसे सैलरी दूंगा और दूसरी उसकी क्या पे करूंगा, क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी। उसको सैलरी और क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी इन दोनों को मिलाकर मेरी जेब में कितने पैसे जो मैं दे सकता हूं, तो मैं उसे कितनी सैलरी दूं कि सैलरी प्लस क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी मिलाकर जो मैक्सिमम कॉस्ट बने, यानी कि जो टोटल कॉस्ट आए वो कितनी आए, 80,000। तो मुझे वो सैलरी की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। लगाए, मैथमेटिक्स पढ़कर आए हैं, अप्लाई करें। 8840 क्लास 1 एम्प्लॉयर एनआईसी का पाउंड 1 से 8840 है 0% और उससे एक्सेस पर है 13.8%। वन से लेकर 8840 0% और एक्सिस पर 13.8%। जी भाई, चलो मैं आपकी मदद करने के लिए आपको एक इक्वेशन बनाकर दे दूं, वो इक्वेशन सॉल्व कर लें। देखिए आपको सैलरी कैलकुलेट करनी है, इसका मतलब है कि हमारे पास सैलरी की अमाउंट कैलकुलेटेड नहीं है, तो मैंने कहा जी सैलरी को हम ले लेते हैं एज अ वाई, सही है, प्लस इसके अलावा मुझे क्या पे करना होगा, सैलरी के साथ साथ क्या पे करना है, एनआईसी। और एनआईसी कैसे कैलकुलेट होती है, आपने कहा सर एनआईसी कैलकुलेट होती है सैलरी, सुना गौर से, सैलरी माइनस 8840 मल्टीप्लाई बाय 13.8%। अब सैलरी तो है नहीं, तो मैंने कहा जी इसका मतलब है कि तुम इक्वेशन कुछ यूं बनाते, वाई माइनस 8840 इंटू 13.8%, और इन दोनों को मर्ज करके तुम्हारे पास मैक्सिमम अमाउंट कितनी आनी चाहिए थी, 80,000।
चले अब तो सॉल्व होगी, कोशिश करें। सिक्स टू 530, ठीक है। 71 360, 71360, ठीक है। 36536 71, अच्छा। सेवन वन 610। देखिए मैं सिंपल सी कहानी बता रहा हूं, क्योंकि हम P6 में बैठे हैं ना। अब मैं मैथ्स नहीं सिखा रहा, अब मैं आपको सिंपल बेसिक चीजें बता रहा हूं जो कि आप मैथ्स में पढ़कर आए होंगे। मैथमेटिक्स इतनी तो पढ़ी है यार, अल्लाह का वास्ता, खुदा का वास्ता। ब्रैकेट ओपन होगा, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो दोनों अमाउंट्स 13.8 से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसका मतलब है कि इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी, y प्लस 13.8y, सही है, माइनस 8840 को मल्टीप्लाई करें 13.8% से 1213, दैट इज 80,000। सही भाई, यहां पर y 1 की शक्ल इख्तियार कर लेगा, तो ये हो जाएगा y प्लस 1.138 माइनस 1213 इज इक्वल्स टू 80,000, ठीक है। ये 1213 जो है वो उधर जाकर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सॉरी, सही है, 1213 यहां पर माइनस में है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 1.138y is equals to 80,000 plus 1213, सही है। तो ये हो गया 1.138y प्लस करके क्या आ जाएगा 81213, ये यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा y is equals to 81213 डिवाइडेड बाय 1.138, तो ये हो जाएगा 71370, सही भाई। तो 71370 will be considered as the amount of salary that you can offer to an employee, सही भाई। एम्प्लॉय को आप मैक्सिमम सैलरी कितने की ऑफर कर सकते हैं मेरे भाई, 71370 की। तो ये उसकी सैलरी हो जाएगी, प्लस इसमें क्लास 1 एम्प्लॉयर NIC कैलकुलेट हो जाएगा, और टोटल मैक्स कॉस्ट आपके पास कितने की आ जाएगी, 80,000 की अमाउंट कैलकुलेट की जा रही होगी।
पेपर में शो कैसे करेंगे? नहीं वो तो मैं बता दूं। जी भाई आ गया उसका आंसर क्या आया? 8,552। जी भाई डन। ये आंसर आया भाई सबका? जल्दी जल्दी। सॉरी नहीं आप किसी और तरीके से भी कर सकते। चले जी, बैजेस ऑफ ट्रेड आपके पास एक अदद हैंडआउट है। ये याद करना है कि अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई और 2, 3, 4 नंबर की थ्योरी इसने आपको दे दी तो ये ऑटोमेटिकली आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाह पढ़ के उसमें छाप देंगे और इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी देखिए, बैजेस ऑफ ट्रेड बेसिकली ये एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन का मतलब है कि अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं और बेचकर आपने जो मुनाफा कमाया है भाई, वो मुनाफा हम कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? आइदर इट इज कंसिडर्ड एज ट्रेडिंग इनकम और आइदर इट इज कंसिडर्ड एज कैपिटल गेन्स। अच्छा ये डिफरेंस जो है ना वो हम बेसिकली अब तक ये चौथी दफा ये फर्क पड़े। सबसे पहली बात ये मैंने आपको पढ़ाई थी प्रॉपर्टी इनकम के अंदर, जब हमने कंपैरिजन किया था फर्निश प्रॉपर्टी और फर्निश हॉलिडे लेटिंग का, तो मैंने बताया था कि जी कैसे पता चलेगा, तो वो 3 कंडीशंस थी। फिर अभी लास्ट क्लास में हमने वो पढ़ा था पर्सनल सर्विस कंपनी और नॉर्मल कंपनी के, भाई कैसे पता चलेगा एक कंपनी पर्सनल सर्विस कंपनी है, तो उसकी 3 कंडीशंस लिखवाई थी मैंने। फिर वो हमने डिफरेंशिएट पढ़ा था बिटवीन एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, कि भाई अगर आप किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से फंस रहे हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि उसका टैक्स स्टेटस क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली फिर उसमें क्या केस आ जाएगा, उसमें फिर एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड वाला केस आ जाएगा। और फिर फाइनली अब ये चौथी दफा हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि अगर एक ट्रांजैक्शन एचएमआरसी के सामने आती है तो एचएमआरसी को ये क्लियरली पता होगा कि भाई या तो वो ट्रेडिंग इनकम है या फिर वो कैपिटल गेन्स है। अच्छा कैपिटल गेन्स को थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका था इन द शेयर ऑप्शन स्कीम। मैंने आपको बताया था कि देखिए शेयर ऑप्शन स्कीम के अंदर मैंने आपको कैपिटल गेन्स से रिलेटेड बता दिया था कि इसके टैक्स रेट्स क्या हैं। पाउंड 1 से 37,700 पर 10% था और उससे एक्सेस पर कितना परसेंट था? 20% था। जब हमने अप्रूव्ड स्कीम और अनअप्रूव्ड स्कीम पढ़ी थी तो उसके अंदर मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया था। और कैपिटल गेन्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि प्रॉफिट ऑन द डिस्पोजल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। अब देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि अगर मैं एक गाड़ी बेच रहा हूं, मैं एक यूजर हूं, मैंने गाड़ी परचेज की अपने पर्सनल यूज के लिए, और पर्सनल यूज के लिए मैंने गाड़ी परचेज करने के बाद 3-4 साल के बाद जाकर वो गाड़ी बेच दी और गाड़ी बेचने पर मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रॉफिट क्या माना जाएगा? कैपिटल गेन्स। और इस पर मैं टैक्स पे करूंगा 10% और 20%। लेकिन अगर मेरा कार शोरूम है और मेरा गाड़ियां बेचने का बिजनेस है तो उनको बेचकर जो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा एचएमआरसी के हिसाब से वो क्या माना जाएगा? ट्रेडिंग इनकम। और अगर वो ट्रेडिंग इनकम माना जाएगा तो भाई उस पर टैक्स पे होगा 20%, 40%, 45%, प्लस उस पर पे होगी क्लास 2 एनआईसी और क्लास 4 एनआईसी। ये सब जाएगा बिस्मिल्लाह पढ़कर उस पर, सही ना? ये सारी एनआईसी उसके ऊपर क्या की जाएंगी? सारी सब कुछ पे किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि एज एन एचएमआरसी पर्सन, अगर आप एचएमआरसी के बंदे हैं तो आपकी कोशिश क्या होगी कि हर ट्रांजैक्शन, कौन सी ट्रांजैक्शन हो मेरे भाई? ट्रेडिंग इनकम की। मैंने कहा जी मैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ के आस्तीनें चढ़ाऊंगा और मैं तो कहूंगा कि जी मेरी नजर में हर ट्रांजैक्शन कौन सी ट्रांजैक्शन है? ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन है। मेरी तो भरपूर तरीन कोशिश ये है कि हर ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन हो। जबकि दूसरी तरफ एज एन इंडिविजुअल मेरी कोशिश क्या होगी? और यार यहां पे मैक्सिमम 20 पे करना है, यहां तो शुरू ही 20 से हो रहा है।
और फिर एकदम से डबल है, 20 के फौरन बाद हम कहां पर जा रहे हैं, 40 पर। तो इसका मतलब है कि ये सारे मसले मसाइल हैं। HMRC और इंडिविजुअल का यहां पर एक कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया है, सही ना। इसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि HMRC और एक इंडिविजुअल का यहां पर क्या है मेरे भाई, एक अदद कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया है, मसाइल है यहां पर, फड्डे चलने हैं दोनों के बहुत दावड़दूस वाले। अब इसको हल किस तरीके से किया जा सकता है, मैंने कहा देखिए इसको हल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिंपल और आसान तरीका जिसे आप कह सकते हैं, और वो कुछ यूं है कि HMRC ने कहा कि देखो यार मेरी नजर में ना मैं बहुत आसानी से ये चीज पकड़ लूंगा कि आइदर ये ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन है या फिर आइदर ये जो है ना वो कैपिटल गेन्स की ट्रांजैक्शन है, कैपिटल ट्रांजैक्शन या ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन। हाँ अलबत्ता अगर कहीं पर किसी ट्रांजैक्शन में मैं फंसा, अगर कहीं पर किसी ट्रांजैक्शन में मैं फंसा तो ऐसी ट्रांजैक्शन पे मैं कॉन्सेप्ट लगाऊंगा बैजेस ऑफ ट्रेड के। मैं ये बैजेस ऑफ ट्रेड के रूल्स अप्लाई करूंगा और बैजेस ऑफ ट्रेड के रूल्स अप्लाई करके देख लूंगा कि वो कैपिटल ट्रांजैक्शन है या फिर ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन है। और बैजेस ऑफ ट्रेड के रूल्स के मुताबिक किसी ट्रांजैक्शन पर अगर इसमें से मेजॉरिटी रूल्स अप्लाई हो गए तो मेरे हिसाब से वो ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन मानी जाएगी, और अगर रूल्स अप्लाई नहीं हुए तो वो क्या मानी जाएगी मेरे भाई, वो कैपिटल ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। अगर मेजॉरिटी रूल्स अप्लाई हो गए तो ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन, नहीं हुए तो फिर ऑटोमेटिकली हम उसे क्या कंसीडर करेंगे, उसे हम कंसीडर करेंगे एज अ कैपिटल ट्रांजैक्शन। मैंने कहा जी सिंपल सी कहानी है। अब उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जरा देख लें, बहुत सिंपल सी बातें, अंग्रेजी आप उसके अंदर की पढ़ते चले जाएंगे, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाता जाऊंगा। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ट्रांजैक्शन, किसी एसेट को खरीदा, HMRC ने कहा क्लियर बात है, एसेट को खरीदकर पर्सनल यूज करके बेचा है तो मेरी नजर में वो क्या मानी जाएगी, और अगर बगैर यूज किए बेचा है तो, क्योंकि भाई अगर तुमने बगैर यूज किए बेचा है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा मकसद उसको बेचकर मुनाफा कमाना था, और अगर जहन में मकसद प्रॉफिट अर्निंग है तो फिर मेरी नजर में दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर बिजनेस। तो कोई भी एसेट अगर तुम परचेज करते हो, उसे पर्सनली यूज करते हो और पर्सनली यूज करके बेचोगे तो ऑटोमेटिकली दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर कैपिटल ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर तुमने किसी एसेट को डायरेक्टली बेच दिया तो डायरेक्टली बेचने का मतलब है कि फिर मैं उसे क्या मानूंगा, ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन कंसिडर कर रहा हूंगा। एक, फिर दूसरा और तीसरा कनेक्टेड है, लेंथ ऑफ ऑनरशिप। बिजनेस की इन्वेंट्री की लेंथ कम होती, लेंथ ऑफ ऑनरशिप मतलब वो पढ़ते हैं ना इन्वेंट्री होल्डिंग डेज रेशियो जो हम पढ़ते हैं, वो बेसिकली क्या है कि भाई कितनी जल्दी इन्वेंट्री बिक रही है। अब मैंने कहा भाई अगर इन्वेंट्री कोई भी एसेट जो तुम तेजी तेजी से बेच रहे हो वो ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन शो करता है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिमिलर ट्रांजैक्शन, अगर एक ही तरह की ट्रांजैक्शन बार बार हो रही है, क्योंकि अगर एक ही तरह की ट्रांजैक्शन बार बार हो रही है तो ऑटोमेटिकली दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन। देखिए ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं, आपने एक मोबाइल खरीदा, आप साल में कितने मोबाइल बेच लेंगे, एक, मतलब तो एक अजाब इलाही है एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे डेटा ट्रांसफर करना भी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप थोड़े से इंसान हैं की कैटेगरी में आते हैं तो आप साल में एक आध फोन बेच लेंगे, दूसरा खरीद लेंगे, बहुत ज्यादा तीर मारा तो दो। आपने कहा नहीं सर मैं चल रहा हूं माशरे में तबीयत से वेला, 3-4 बहुत ही ज्यादा अगर आपको एक्सट्रीम शौक है तो ये इसका मतलब है कि एक इंडिविजुअल की ट्रांजैक्शंस हमेशा क्या होंगी, लिमिटेड होंगी। लेकिन अगर आप उसी चीज का आपका बिजनेस है तो आप क्या कर रहे होंगे मेरे भाई, आपकी एक नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शन, आप बार बार फोन परचेज करके क्या कर रहे होंगे, सेल आउट कर रहे होंगे, बेच रहे होंगे। तो उसने कहा कि जी अगर मैं आपके पास किसी एसेट की जो ऑनरशिप पीरियड है वो बहुत कम है और आप कोई एसेट फ्रीक्वेंटली बेसिस के ऊपर परचेज करके बार बार सेल आउट कर रहे हैं, एक ही किस्म का एसेट परचेज करते हैं फिर बेच देते हैं, फिर परचेज करते हैं फिर बेच देते हैं, तो भाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दैट will be considered as your trading transaction। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम मानेंगे ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन, वो फिर कैपिटल ट्रांजैक्शन कंसिडर नहीं की जा रही होगी। इसी तरीके से इंप्रूवमेंट टू द प्रॉपर्टी, अगर आपने कोई चीज खरीदी हुई थी और उस चीज पर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करके बेच रहे हैं, उस चीज को बेहतर करके चिपकाया जा रहा है, तो अगर आप किसी चीज को बेहतर करके यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करके बेचेंगे तो मेरे भाई दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन। क्योंकि मेरी नजर में ऐसी सिचुएशन में अगर आप कोई खर्चा कर रहे हैं किसी भी एसेट के ऊपर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो बैक हैंड पर आपका ऑब्जेक्टिव और आपका मकसद ही यह है कि यार इसको बेचकर ज्यादा से ज्यादा क्या कमाया जा सकता हो, प्रॉफिट कमाया जा सकता हो, मुनाफा कमाया जा सकता हो। इस वजह से हम उसे कंसिडर
कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा भाई अगर तुमने एसेट जो बेचा है ना, अगर तो तुमने उसको ओरिजिनल हालत में बेचा है तो मैं उसे कैपिटल ट्रांजैक्शन मान सकता हूं, लेकिन अगर तुमने उसके ऊपर किसी भी किस्म का एक्सपेंडिचर किया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, उसे इंप्रूव किया था, उसे बेहतर किया था और बेहतर करके ले जाकर मार्केट में सेल आउट किया है, तो फिर दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन। इसका मतलब है कि उसका प्रॉफिट अर्न करना तुम्हारे ऊपर लाजिम है। रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रियलाइजेशन, कभी कभार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपके पास बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं, लेकिन उस फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन के बावजूद आपका उसका बिजनेस नहीं होता। जिसकी एग्जांपल मैं हमेशा बहुत सिंपल सी देता हूं। देखिए फॉर एग्जांपल आपका एक फैमिली बिजनेस था और बहुत धाबड़-धूस चल रहा था वो फैमिली बिजनेस, और आपने क्या किया था कि उस बिजनेस से एक अरसे से जो भी प्रॉफिट होता था ना, वो आप प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर देते थे, और आपने यूके के अंदर मल्टीपल शहरों के अंदर ना 20-25 घर खरीद के रेंट आउट किए थे और वहां से धाबड़-धूस रेंट आ रहा था आपको। अब वो रेंटल इनकम आप खा रहे हैं, जिंदगी इंजॉयमेंट में चल रही है, 25 घर हैं आपके पास डिफरेंट शहरों के अंदर और पूरी फैमिली जो है ना वो उस पर गुजर बसर कर रही है। बस एक साल आपके ऊपर जरा बुरा आ गया और आपका जो बिजनेस था ना उसमें आपको हुआ बहुत ह्यूज लॉस, बहुत तगड़ा किस्म का नुकसान हुआ और पूरे खानदान को कैंसर हो गया। सही है, सबको कैंसर हो गया और बिजनेस में भी नुकसान हो गया। अब आपने कहा जी क्या करें जी, कैंसर का तो इलाज ही बड़ा महंगा है। आपने कहा जी वो घर किस वक्त किस चीज के लिए खरीदे थे? बुरा वक्त है, अच्छे वक्तों की इन्वेस्टमेंट को सेल आउट करके बुरा वक्त निपटाएंगे। तो आपने वो 25 घर 21-22 के टैक्स ईयर में बेचे, पैसा लेकर आए, पैसा लाकर तो कुछ पैसा इंजेक्ट किया बिजनेस के अंदर ताकि लॉस को कॉम्पनसेट करें और दोबारा से बिजनेस को पैरों पे खड़ा करें, बाकी से इलाज करवाया और इलाज करवाने के बाद टैक्स ईयर खत्म हुआ और आप गए एचएमआरसी के बाद। एचएमआरसी ने कहा बेटा ये है ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन, क्योंकि भाई एक साल में 25 घर कौन बेचेगा? ये तो वही बेचेगा जिसका बिजनेस होगा। और आप कह रहे हैं कि नहीं जी ये मेरा बिजनेस नहीं है। अब आपको यह साबित करना पड़ेगा कि अगर आपका यह बिजनेस नहीं है तो फिर ये एकदम से इतनी फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस क्यों हुई हैं। यानी कि वो जैसे कहते हैं ना कि बर्डन ऑफ प्रूफ एक तरीके से आपके कंधों पर है, आपको साबित करना है। उसका तो कुछ है ही नहीं, उसने बिस्मिल्लाह पढ़ना है, उसने कहा जी ट्रेडिंग इनकम लाओ, धड़ाधड़ टैक्स दे दो, वो तो बैंड तो तुम्हारी बच जाएगी। इसका मतलब है कि अब तुम्हें साबित करना है कि नहीं जी ये कैपिटल ट्रांजैक्शन, आप साबित करें। आप लेकर जाएंगे पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर की इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, आप दिखाएंगे सर देखें ये हुआ था लॉस। फिर आप लेकर जाएंगे बैंक स्टेटमेंट कि जी ये घर बेचकर पैसा आया और ये हम अपने पर्सनल अकाउंट से इतना पैसा बिजनेस के अकाउंट में हमने एज अ कैपिटल इंजेक्ट कर दिया। फिर लेकर जाएंगे हॉस्पिटल के बिल और जो निकल गए उनके डेथ सर्टिफिकेट कि सर देखें ये खानदान के 15 लोगों को कैंसर था जिसमें से 4 निकल गए। फिर उनके कफन दफन के अखराजात, फ्यूनरल एक्सपेंसेस भी साथ ही लेकर जाएंगे कि भाई ये भी इसी में से पे ऑफ किए गए हैं। इसका मतलब है कि थ्रू डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू प्रूव टू एचएमआरसी कि भाई ये ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, ये कैपिटल ट्रांजैक्शन है। और अगर ये फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस है तो उसके बैक हैंड पर ये वजूहात थी। आपको पूरी लॉजिकल डॉक्यूमेंटेशन उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आप उसको वो लॉजिकल डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड ना कर सके, जिसके चांसेस नहीं है, क्योंकि देखिए वहां हर चीज डॉक्यूमेंटेड है, सही ना, वो ये बगैर डॉक्यूमेंट के तो कहानी हो ही नहीं सकती ना। इतनी बड़ी अमाउंट की ट्रांसफरेबिलिटी वहां पर कैश की शक्ल में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ये प्रूफ करना आपके लिए कोई तोप चीज नहीं है। देखिए ना, पाकिस्तान नहीं है कि जहां पर करोड़ों की ट्रांजैक्शन कैश की शक्ल में हो रही है, सही ना। हमारे पास तो करोड़ों की ट्रांजैक्शन कैश की शक्ल में हो रही है ना, हमारे पास तो बैंक की शक्ल में ट्रांजैक्शन भी नहीं हो रही है। हमारे पास तो करोड़ों रुपए भी जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो कैश की शक्ल में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो वहां पर हर चीज प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड होगी, उसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, आपने साबित करना। आप साबित करने में कामयाब हो गए तो कैपिटल ट्रांजैक्शन, नहीं हुए तो ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन। मोटिव जो मैंने अभी आपको बताया, मोटिव बेसिकली क्या है मेरे भाई, प्रॉफिट अर्निंग। अगर प्रॉफिट अर्निंग है तो कैपिटल ट्रांजैक्शन हो जाएगी, ठीक है ना, भी मसला ही हल हो गया। सॉरी, प्रॉफिट अर्निंग है तो ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन मानी जाएगी, कैपिटल ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएगी। फिर आता है फाइनेंस। अच्छा देखिए, इस फाइनेंस को आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में F9 में जरा तगड़े किस्म का पढ़कर आए हैं। बिजनेस क्या करता है, ROCE और डिस्काउंट फैक्टर को कंपेयर करता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को,
और उसे अगर लगता है कि जी डिस्काउंट फैक्टर कम है और आरओसी ज्यादा है, तो वहां पर इन्वेस्ट कर देगा। यही तो काम है ना यार। असल काम क्या है? असल काम यही तो है कि आपने बैंक से लोन उठाया 10% के ऊपर, और एक ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया जहां रिटर्न था 15% का, तो आपको मिल कितना रहा है? आप दे कितना रहे हैं? बाकी 5% आपकी जेब में, बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के। यही है ना भाई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट लॉजिकली यही सिखाती है ना। जब आप आरओसीई और डिस्काउंट फैक्टर का कंपैरिजन करते हैं तो वो यही तो बता रहे हैं कि मेरे भाई ऐसा बिजनेस ढूंढो जहां पर आपके रिटर्न्स कंपैरेटिवली क्या होंगे? ज्यादा होंगे, और आपका डिस्काउंट फैक्टर कम होगा। आप चुपचाप बैंक से लोन उठाएं, ऐसे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करें, वहां से प्रॉफिट ज्यादा आएगा, बैंक का हिस्सा उसको दे दें, बाकी आप अपनी जेब में रखें। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, जो कि आप F9 के अंदर डिटेल में पढ़कर आए। यही लॉजिकल एंड है उसका। फाइनेंस भी यही है कि मेरे भाई अंग्रेज कभी भी पूरा पैसा अपनी जेब से नहीं लगाएगा। वो फिर वही वाली कहानी है कि जी अगर अपनी जेब से वो इक्विटी और डेट फाइनेंसिंग ना, ये भी आपने F9 में डिटेल में पढ़ा होगा कि अगर मैं इक्विटी फाइनेंसिंग पे जाऊंगा तो वो शेयर होल्डर तो शैतान की तरह आगे कंधे पे बैठ जाएगा ता हयात। उसको तो फिर पूरी जिंदगी आपका खून चूस रहा है डिविडेंड की शक्ल में। लेकिन अगर आप डेट फाइनेंसिंग करेंगे तो डेट फाइनेंसिंग में क्या होगा कि एक टाइम के बाद आकर वो चीज आपके ऊपर से खत्म हो जाएगी। दूसरा, डिविडेंड जो है वो डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं है, यानी कि उस पर कोई टैक्स सेव नहीं होगा, जबकि इंटरेस्ट के ऊपर आपको क्या मिल रहा होता है? टैक्स सेव मिल रहा होता है। ये सारी कहानी यहां पर है फाइनेंस के अंदर। मेरे पास एक बंदा आया कि सर वो फलां जगह पर एक जमीन है 30 लाख रुपए की, वो आप खरीद लें, मैं आपको गारंटी लिखकर साइन करके सब कुछ डन करके बोल रहा हूं कि साल में वो डबल हो जाएगी, 60 लाख की हो जाएगी। तो आप वो 30 लाख की खरीद लें, साल में डबल हो जाएगी, 60 लाख की हो जाएगी, आप बेच के मुनाफा कमा लेना। मैंने कहा भाई 30 लाख कहां से आएंगे? मेरे तो ख्वाब में भी 500 का नोट तीन दिन बाद आता है, ठीक है ना, तो अब मैं 30 लाख एकदम से कहां से लेकर आऊंगा? तो उसने कहा सर बहुत सिंपल है, हम जाते हैं और हम बैंक से लोन ले लेते हैं, और बैंक से ये एग्रीड करते हैं कि 1 साल तक हम आपको कुछ भी वापस नहीं करेंगे। 1 साल तक ना आपको प्रिंसिपल अमाउंट देंगे ना इंटरेस्ट देंगे। 1 साल के आखिर में लमसम प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस की जाएगी और एक साथ पूरे साल का इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। बैंक से पकड़ते हैं 30 लाख, जाकर वो प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। बैंक कितना इंटरेस्ट लेगा? वैसे तो यूके का ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है, ठीक है ना। इस वक्त जो अभी हमने पढ़ा भी है एम्प्लॉयमेंट इनकम वगैरह में, ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 21-22 के टैक्स ईयर का था वो 2% था। हमारे पास तो खैर अच्छा तगड़ा है, सही ना। तो अगर फॉर एग्जांपल मान लें कि इस वक्त पाकिस्तान में 10% का भी इंटरेस्ट रेट है, तो अगर आपने 10% भी पे किया पूरे साल का, 30 लाख पर आपने 3 लाख भी पे किए, तो आपको प्रॉफिट तो 30 लाख का हो रहा था ना, यानी कि फिर भी 27 लाख कहां जाएंगे? आपकी जेब में जाएंगे। इसका मतलब है कि वो जो आपने फाइनेंस जनरेट किया, उस फाइनेंस को जनरेट करने का अल्टीमेट मकसद क्या था कि आप एक एसेट परचेज करेंगे, और एक ऐसा एसेट परचेज करेंगे जिसे फ्यूचर टाइम में आपने बेचकर मुनाफा कमाना है। डे वन से मोटिव ये था, उसका पर्सनल यूज का मोटिव नहीं था, बस डे वन से मोटिव ये था कि भाई उसे बेचकर मुनाफा कमाएंगे और पार्टी करेंगे। तो ये बेसिकली फाइनेंस का मकसद है। और उसने कहा जी अगर ये मकसद है तो ये सर ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन मानी जा रही होगी। फिर उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ सिमिलर ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन, ये बात हमने कर ली है। और फिर आते हैं जी मेथड्स ऑफ एक्विजिशन। एसिड कितने तरीकों से तुम्हारे पास आएगा? मैंने कहा जी एसिड आने के 3 तरीकेकार हैं। पहला तरीकेकार, तुमने एसिड क्या किया है? परचेज। दूसरा तरीकेकार, तुम्हें एसिड किस में मिला है? गिफ्ट में। और तीसरा तरीकेकार, तुम्हें एसिड किस में आया है? इनहेरिट हुआ, विरासत में आया। अब दो मेन चीजें होती हैं, परचेज और ये तो चांसेस कम ही है ना, कौन एसिड गिफ्ट करेगा, इतनी अंधी थोड़ी लगेगी, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि यहां तो मम्मा पापा गए और जो जायदाद थी वो आपके नाम पर ट्रांसफर हुई, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली वो इनहेरेंट के जरिए आपके पास एसिड आएगा। या फिर आपने एसिड क्या किया है? परचेज किया। HMRC के रूल के मुताबिक अगर कोई भी एसिड गिफ्ट या इनहेरेंट हुआ है ना, और तुम उसको बेच रहे हो, तो गिफ्ट और इनहेरेंट हुए हुए एसिड को बेचकर जो भी मुनाफा होगा वो क्या माना जाएगा? कैपिटल गेन। उसमें मोटिव ही नहीं था भाई, वो तुमने खरीदा ही नहीं, उसमें ना फाइनेंस का कोई मोटिव था, ना प्रॉफिट का कोई मोटिव था, किसी भी चीज का मोटिव नहीं था, मकसद ही नहीं था ना। देखो एक चीज अगर तुम्हें इनहेरेंट हो रही है, तो कभी कभार आपके पास जो चीज इनहेरेंट हो रही होती है, ऑटोमेटिकली वो चीज परचेज कर, वो चीज आपको अकोमोडेट करना प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल काम होता है। जैसे आप देखें ना, इस इलाके में आप जहां बैठे हैं
अब यहां पर आप प्राइजेस पूछें तो आपको नीचे से जमीन हिलती हुई प्रॉपर नजर आ रही होगी कि कुछ हो रहा है ना अंदर। मतलब 16-17 करोड़ तो वो नॉर्मल बोल रहे हैं, मतलब कितने का? 17 करोड़ का। अबे भाई तुझे पता है 17 करोड़ में साले जीरो कितने, ठीक है, लेकिन वो 17 करोड़ का। अब फॉर एग्जाम्पल आपको एक घर इनहेरिट हो गया 17 करोड़ का और उस पर टैक्स देना था 30%। अब 17 करोड़ का 30% आप निकाल लें इस वक्त। खैर पाकिस्तान में तो इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है, लेकिन मान लें अगर इनहेरिटेंस टैक्स होता और आपको विरासत में एक घर मिल जाता और उस घर पे आपको 30% का टैक्स देना होता, तो अगर आपको 17 करोड़ पर 30% का टैक्स देना है तो इतना कैश कहां से लाओगे? अल्टीमेटली एक ही ऑप्शन होगा, लीगली फिर यही ऑप्शन होगा कि भाई ठीक है जो घर है उसको बेचें, बेच कर टैक्स हमें दें 30% का और बाकी 70% आप अपने पास रखें और उस कैश से आपने जो भी करना करें। इसका मतलब है कि आपने वो एसेट बेच दिया विदाउट पर्सनल यूज। आपने उस एसेट का पर्सनल यूज नहीं किया, लेकिन मोटिव ये नहीं था ना यार, प्रॉफिट अर्निंग थोड़ी था। मोटिव ये था कि भाई ठीक है पैसे नहीं है, टैक्स पे करना है तो एसेट बेचना पड़ेगा। तो इसलिए उसने कहा कि जी गिफ्ट हुआ हुआ एसेट और इनहेरेंट हुआ हुआ एसेट ये नॉर्मली किस में जाएगा? कैपिटल गेन में। हाँ, परचेज हुआ हुआ एसेट किस में चला जाएगा? ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन के अंदर कंसीडर किया जा रहा होता है, क्योंकि जब आप कोई एसेट खरीद कर बेचते हैं तो उसमें बिजनेस की खुशबू आने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, डिपेंडिंग के बाकी सारे पॉइंट्स भी फुलफिल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि परचेज किया तो उसका अंदर ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन नहीं भाई, परचेज आप पर्सनल यूज के लिए भी कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि परचेज एक पॉइंट है, लेकिन उसके साथ अगर बाकी पॉइंट्स भी फुलफिल हो रहे होंगे तो मैं उसे ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन कंसीडर करूंगा, अदरवाइज हम उसे ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन कंसीडर नहीं कर रहे होंगे। सही है भाई। मेरे ख्याल में अगर आप इसको जरा कॉन्सेप्चुअली देख लेंगे तो आप सिर्फ हेडिंग्स याद कर लें। अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो आपने पढ़ लिया है कि अंदर का मटेरियल तो आप खुद ही छाप देंगे। नहीं छापा जा सकता तो आप याद कर लें, याद करके उसको लिख दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आपको मार्क्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे। ठीक हो गया भाई। दैट इज द एंड विद द ट्रेडिंग इनकम।